तो देखिए लास्ट डे हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स के बारे में बात किया था क्लास 11 का। तो फिलहाल के लिए अभी केमिकल बॉन्डिंग्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रीफली बात करेंगे आज ज़्यादा बात इसके ऊपर नहीं करेंगे, डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ब्रीफली बात करेंगे, ऊपर बात करेंगे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग्स में अपने को देखना क्या है, देखिए केमिकल बॉन्डिंग्स में अपने को पता होना चाहिए कि केमिकल्स के बारे में अपने को पहले तो डील करना पड़ेगा कि केमिकल्स होता कैसा है ना। तो अपना पीरियोडिक टेबल्स में टोटल जितना भी एटम्स होगा, जितना भी मॉलिक्यूल्स है, जितना भी एलिमेंट्स है, सब मिलाएंगे ना एक साथ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो क्या है, एक केमिकल्स। मतलब सोडियम अकेला है तो उसको मैं केमिकल बोल सकता हूँ। जैसे कि अगर NaCl होगा तब भी मैं उसको केमिकल बोल सकता हूँ, है ना। तो मतलब जितना भी केमिस्ट्री में चीज होगा, एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस, कैटायन, एनायन, जो भी कुछ है, सबको मैं क्या बोल सकता हूँ, केमिकल्स। उनके बीच में आपस में बॉन्डिंग कैसे होता है, मतलब एक एटम एक दूसरा एटम के साथ कैसे बॉन्ड बना के एक मॉलिक्यूल में फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग्स। तो मतलब यहाँ पे मुझे किसके बारे में डिस्कस करना है, केमिकल्स के बारे में डिस्कस करना है और उनके आपस में बॉन्ड लगने वाला चीज। मतलब बेसिकली मैं इस चैप्टर में बात करूंगा मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उनका डिफरेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर, उनका कैरेक्टर्स के ऊपर, उनका इफेक्ट्स क्या क्या होता है, उनका क्या मैटर है, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो अपने को एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि केमिकल्स बॉन्डिंग्स के बारे में, है ना। समझ में आ रहा है यार? अच्छा, तो फिर ठीक है। अच्छा, तो एक एग्जांपल से बात करें यार, अगर हम लोग बॉन्डिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, है ना। एक बॉन्ड बनाने के लिए ये पता होना चाहिए कि एक मिनी बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है ना। तो एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, मतलब एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो तुमने सुना होगा यार डबल बॉन्ड भी होता है ना। डबल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन, सही है। अच्छा, तो ट्रिपल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता होगा यार, क्लास 10 में पढ़ा था, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना। ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, है ना। ये सिंगल बॉन्ड हो गया यार, ये आपका हो गया डबल बॉन्ड। अरे बोलो, समझ में आ रहा है, डबल बॉन्ड। और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, बोलो, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, है ना। ट्रिपल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, अगर पूछे कोई तुमको ट्रिपल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो आंसर क्या देना चाहिए तुमको, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर डबल बॉन्ड में पूछे कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो आंसर कितना देना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर सिंगल बॉन्ड में पूछे तो कितना इलेक्ट्रॉन है तो आंसर क्या देना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। सिंपल है। अच्छा ठीक है, ये एक चीज पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन डबल बॉन्ड में देखा जाए तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में बस सिग्मा होता है। सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। और डबल बॉन्ड में क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन डबल बॉन्ड, दैट इज वन सिग्मा बॉन्ड एंड अदर वन इज पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। ये समझ में आना चाहिए, है ना। तो मतलब इसका बेसिक फंडा ये है कि जैसे कि अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड होता है, तो एक राइट हैंड अपना, अगर कोई राइट हैंड वाला बंदा है तो उसका राइट हैंड स्ट्रॉन्ग होता है ना यार, तो लेफ्ट हैंड उसका वीक होता है। तो सिमिलर वे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इसमें जो सिग्मा एंड पाई है, दोनों का स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात करें, दोनों का स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहां पे आपका क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। मतलब सिग्मा का स्ट्रेंथ ज्यादा है और पाई का स्ट्रेंथ कम है। स्ट्रेंथ के हिसाब से बात करें तो सिग्मा का स्ट्रेंथ ज्यादा और पाई का स्ट्रेंथ कम। समझ में आ गया यार। लेकिन अगर डबल, सिंगल, डबल और ट्रिपल के बारे में स्ट्रेंथ के हिसाब से बात करें तो सिंगल का सबसे कम होता है स्ट्रेंथ, ठीक है। इसके बाद होगा डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ और इसके बाद होगा ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रेंथ। अंदर घुस के अगर बात करें सिग्मा और पाई का, तो उसमें देखा गया है कि सिग्मा का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है पाई के कंपेरिजन में। तो ये जो मैंने करवाया है, इससे क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि एक मॉलिक्यूल दे देगा आपको और पूछेगा कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर, ठीक है। आपको एग्जांपल्स में मिलेगा, डायरेक्टली ऐसा दे देगा क्वेश्चन, जैसे कि पूछ लेगा बेंजीन। एग्जांपल देखा जाए तो फटाफट देखिए, C6H6 है ना, बेंजीन होता है। बेंजीन का कुछ ऐसा होता है ना यार, अरे बोलो, समझ में आ रहा है, हाँ आना चाहिए, ठीक है। देखिए ऐसा होता है ना बेंजीन का स्ट्रक्चर, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर में पूछ सकता है कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन ए बेंजीन रिंग, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन ए बेंजीन रिंग। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको सिग्मा एंड पाई काउंट करना आना चाहिए ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है तो ये पाई मिल गया, ये दूसरा पाई मिल गया, एक तीसरा पाई मिल गया, तो फटाफट लिख दिया आपने 3 पाई होता है। कितना पाई होता है, 3 पाई। इसके बाद आपको काउंट करना पड़ेगा सिग्मा बॉन्ड। कितना काउंट करना पड़ेगा यार, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना पड़ेगा। तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, C6H6, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा ना यार, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, ये होता है ना बेंजीन का। अगर मैं उसको तोड़ के दिखाऊं तो ऐसा होता है। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना आ गया, एक सिग्मा मिला ना इधर, सिग्मा 2, 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, 6, इसके बाद आपको यहाँ पे 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर आपका 11, फिर 12। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है। तो कितना सिग्मा बॉन्ड आ गया, 12 सिग्मा बॉन्ड्स।
तो ऐसा क्वेश्चन आता है, इनसे आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अगर ऐसा एग्जांपल्स में दिया रहेगा कि बहुत सारे एग्जांपल्स होगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा, उसमें आपको पता करना पड़ेगा कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो सिमिलरली मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया, ऐसे करके आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल सकता है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ऐसे आप लोग काउंट करके कर सकते हो। एंट्रेंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा, उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का नाम के हिसाब से कभी होगा स्ट्रक्चर बना के आपको निकालना पड़ेगा, कभी कभी स्ट्रक्चर भी दिया रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा उसको। तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सिग्मा एंड पाई के बारे में। स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो सिग्मा का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और पाई का स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है ना। डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड का अगर बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है ट्रिपल बॉन्ड, इसके बाद आता है आपका डबल बॉन्ड, इसके बाद आता है आपका सिंगल बॉन्ड। आया बोलो यार, समझ में आ गया? बहुत अच्छा, बिल्कुल मस्त बात करेंगे आज, बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे पहले, इसके बाद डिटेल में घुसेंगे, ठीक है। आज तो ब्रीफली बात कर लेंगे, नेक्स्ट डे में डिटेल्स में घुसेंगे, ठीक है। अच्छा यार, तो अपने को समझ में आ गया कि हेडिंग तो डाल दिया केमिकल बॉन्डिंग, इसके बाद अपने को पता करना पड़ेगा यार कि केमिकल बॉन्डिंग्स को लिख दिया, लेकिन उसके स्ट्रेंथ के बारे में पता तो आपने कर लिया, सिग्मा एंड पाई के बारे में। आपको एक छोटा सा बेसिक सा एग्जाम्पल देने का कोशिश करेंगे। छोटा बेसिक एग्जाम्पल आपके पास ये रहेगा कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है ना, एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा है, क्लास 3 में 1 में पढ़ता है ना। उस बच्चे को आपने क्या किया, पास में बुला के आपने उसका यहाँ पे पकड़ के ना जोर से खींचा, जोर से, अगर यहाँ पे पकड़ के आप जोर से खींचेंगे तो आपने जोर ज्यादा लगा दिया तो वो रो देगा ना यार, वो रो लेगा, तो रोएगा, इसके बाद वो आपके पास आएगा क्या यार? मतलब आपको देखने से वो आएगा आपके पास? नहीं आएगा बिल्कुल। आपको देखेगी, भागने का कोशिश करेगा कि अरे यार ये बंदा अपने को पहले भी एक बार दर्द दे चुका है, वो फिर से पकड़ा तो फिर देगा दर्द। तो इसी सोच में वो फिर से भागेगा आपके पास। क्यों भाग रहा है? क्योंकि आपने उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा यूज कर दिया, उसके चिक्स में जोर से खींच लिया, मतलब एनर्जी आपने ज्यादा यूज कर दिया। क्लियर? अच्छा, तो ये चीज क्या हो, आपका उसके साथ अट्रैक्शन कम हो गया, स्ट्रेंथ ज्यादा, अट्रैक्शन कम कर दिया। अच्छा, तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा कर दिया आपने, अट्रैक्शन भी कम कर दिया, तो फाइनली जो आपके साथ उसका बॉन्डिंग नेचर्स होगा, है ना, जो इमोशनल बॉन्ड होगा, जो भी होगा उसके साथ रिलेटिव है ये चीज, तो उसके साथ आपका इमोशनल बॉन्डिंग जो होगा वो कम हो गया ना यार। समझ में आ रहा है? इससे अपने को एक चीज समझ में आता है कि कोई भी बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, मतलब बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, जो आपका बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होता है वो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना होता है एनर्जी के साथ। मतलब कोई भी बॉन्ड बने, वो केमिस्ट्री में अगर कोई भी बॉन्ड बनता है, उसमें उस बॉन्ड को बनाने के लिए आपको एनर्जी क्या करना है, हमेशा मिनिमम रखना है। जिस भी बॉन्ड का एनर्जी कम होगा, फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड बनाने के टाइम में जो एनर्जी यूज कर, वो अगर कम होता है तो उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब मजबूत बॉन्ड होगा। समझ में आ रहा चीज? अच्छा, तो किसी का बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है या नहीं है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, अट्रैक्शन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो मतलब बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब अट्रैक्शन भी तो ज्यादा होना चाहिए ना यार। बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब अट्रैक्शन भी ज्यादा है। मतलब कोई भी बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उसका मतलब उसका अट्रैक्शन क्या होना है, ज्यादा होना पड़ेगा, और उसका एनर्जी क्या होना पड़ेगा यार, कम होना पड़ेगा। आया समझ में आया? अच्छा, मान लीजिए छोटा सा बच्चा का मैंने उदाहरण दिया था आपको, छोटा सा बच्चा का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, उसी एग्जांपल को थोड़ा सोचिए और बताइए। अगर आपने वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा यूज़ किया ना, उसको जोर से खींचा तो एनर्जी ज़्यादा यूज़ किया, तो एनर्जी जब ज़्यादा कर लेंगे आप, जब आप एनर्जी को ज़्यादा कर लेंगे तो आपका बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना यार, और आपका अट्रैक्शन भी कम हो रहा है क्योंकि वो आपके पास नहीं आ रहा है, नेक्स्ट टाइम आपको देखने से भाग रहा है, डर गया ना आपसे। अरे बोलिए यार, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो अपना को ये चीज समझ में आ गया, फिजिकल लाइफ के साथ हम लोग ने इसको कनेक्ट करने का कोशिश किया। इससे अपने को ये समझ में आता है कि कोई भी बॉन्ड का स्ट्रेंथ कैसे मेजरमेंट होगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा उसका बॉन्ड बनाने का एनर्जी के ऊपर। अगर आपने ज्यादा एनर्जी यूज कर दिया तो आपका बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और ऑब्वियस बात है कि अगर बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम हो गया तो आपका अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। लेकिन आपने बॉन्ड में जो एनर्जी यूज किया आपने, वो अगर कम एनर्जी यूज करेंगे तो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा यार वो ज्यादा हो जाएगा, और अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये चीज आपका दिमाग में हमेशा होना चाहिए, नोट डाल के लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट अपन लोग बात करता है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, है ना, बहुत तरीके का बॉन्ड है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बहुत तरीके का बॉन्ड्स है, ठीक है, बहुत तरीके का क्या होता है, बॉन्ड्स होता है। तो अपने पास दो तरीके का बॉन्ड होता है। एक टाइप का बॉन्ड होता है आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं, दो तरीके पे कंसीडर करेंगे, एक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा वाला हो जाएगा आपका वीक बॉन्ड। तो एक हो गया आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा वाला आपका हो गया वीक बॉन्ड। एक हो गया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा वाला हो गया आपका
वीक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड को क्लासिफाई करने के लिए आपके पास होता है बॉन्ड एनर्जी। आप कंफ्यूज मत होइएगा, पहले जो आपको एनर्जी मिला वो बॉन्ड बनाने का टाइम का जो एनर्जी था वो होता है बॉन्ड एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी मतलब ब्रेक डाउन करने वाला एनर्जी। कोई भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। लिख लीजिए यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड, ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी यूज होता है वो। बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी यूज करेंगे उस एनर्जी को मैं क्या बोलता हूं, बॉन्ड एनर्जी। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के में ऑब्वियस बात है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो उसको तोड़ने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है और वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा। तो इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है उस एनर्जी को मैं बोलता हूँ बॉन्ड एनर्जी, और वीक बॉन्ड को भी तोड़ने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए होता है उसको भी मैं क्या बोलता हूँ, बॉन्ड एनर्जी। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी यूज करेंगे उस एनर्जी को मैं बोलता हूँ बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी होना चाहिए। बॉन्ड एनर्जी, कोई भी बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तभी बोलेंगे जब उसको तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू होना चाहिए 56.4 किलो जूल पर मोल। बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। अगर कोई भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपका बॉन्ड एनर्जी क्या होता है 56.4 किलो जूल या उससे इक्वल बॉन्ड एनर्जी यूज करके अगर कोई बॉन्ड को तोड़ते हैं आप तो उसको कंसिडर करेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर। वीक बॉन्ड्स के अंदर अगर बात करें तो बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू लाई करना चाहिए 56.4 किलो जूल पर मोल। मतलब 56.4 किलो जूल पर मोल अगर कोई भी बॉन्ड को तोड़ने का एनर्जी होता है, बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू अगर 56.4 किलो जूल पर मोल होगा तो उसको कंसिडर करेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर, क्योंकि इक्वल सिंपल है। क्लियर? अच्छा, तो वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपका बॉन्ड एनर्जी लेस देन 56.4 किलो जूल पर मोल होना चाहिए। अगर लेस देन 56.4 किलो जूल पर मोल अगर आपका होगा तो मैं उसको बोल सकता हूं कि वो क्या है, आपका वीक बॉन्ड है। तो समझ में आ गया आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वीक बॉन्ड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वीक बॉन्ड के बाद अपन लोग बात करेंगे थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशंस के ऊपर। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बहुत तरीके का होता है और वीक बॉन्ड भी क्या होता है, बहुत तरीके का होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, थर्ड कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड फोर्थ कैटेगरी ऑफ बॉन्ड इज फोर्थ कैटेगरी ऑफ बॉन्ड इज मेटलिक बॉन्ड। ठीक है, आपका 4 तरीके का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिल गया। सिमिलर वे यहाँ पे वीक बॉन्ड्स का भी 2 कैटेगरी होता है, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा वाला होता है वेंडर वाल वीक बॉन्डिंग। वेंडर वाल वीक बॉन्डिंग, ठीक है, इसके अंदर होता है वेंडर वाल वीक फोर्स। फिर से बोल देता हूँ, वेंडर वाल वीक बॉन्डिंग। वेंडर वाल एक साइंटिस्ट का नाम है, वेंडर वाल वीक बॉन्डिंग, और उसके अंदर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को बोलते हैं वेंडर वाल वीक फोर्स। क्लियर? अपने को ये पूरा सीन क्लियर है, क्लासिफिकेशन का पूरा सीन क्लियर है अपने, है ना, पूरा सीन क्लियर है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर 4 हो जाता है, आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटलिक। ठीक है, और आपके पास वीक बॉन्ड का भी पूरा कंसेप्ट, पूरा मतलब सीन क्लियर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वेंडर वाल वीक बॉन्ड है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आयनिक बॉन्ड्स के बारे में, क्लासिफिकेशन करते हैं, थोड़ा बहुत सबके बारे में पता करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग कोशिश करेंगे आयनिक बॉन्ड्स के बारे में। चलिए फटाफट करते हैं, टाइम बिना वेस्ट किए हुए आयनिक बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आयनिक वर्ड, अरे बहुत बड़ा वर्ड है यार आयनिक, है ना। आयनिक वर्ड से अपने को ये समझ में आता है कि देयर आर आयन्स वर्ड से, आयन, ION, आयन वर्ड से अपने को समझ में आता है कि कोई भी एटम होगा अगर उसमें कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि वो क्या है, आयन है। मतलब किसी में भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो मैं उसको आयन बोल देता हूँ। सो अपने को पता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज होता है, एक पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा वाला नेगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव वाला अगर होता है तो उसको बोल देते हैं हम लोग कैटायन, है ना, और अगर नेगेटिव वाला हो जाएगा तो हम लोग उसको फटाफट बोल देंगे एनायन। सो सिंपल, इससे सिंपल तो अपने को जिंदगी में आज तक नहीं मिला, है ना। पॉजिटिव हो गया कैटायन में डाल दिया, नेगेटिव हो गया तो उसको एनायन में डाल दिया, खत्म। क्लियर? तो मतलब आयनिक बॉन्ड में ये तो पता चल गया अपने को, थोड़ा बहुत ये आइडिया हो गया कि अपने को यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बारे में डिस्कस करना है ना। तो आयनिक बॉन्ड में कैटायन एनायन के बारे में आएगा, मतलब उसको उसके अंदर कैटायन एनायन जनरेट होने वाला मॉलिक्यूल होगा। बोलिए, आया समझ में? ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट अपन लोग देखता है, देखिए कोई भी आयनिक बॉन्ड, कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर आयनिक बॉन्ड है या नहीं है, उसको पता करने के लिए अपने पास एक सिंपल सा इक्वेशन होता है। सिंपल सा एक इक्वेशन होता है, अगर वो इस इक्वेशन कोई भी मॉलिक्यूल में जाके फिट बैठता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि वो एक आयनिक बॉन्ड है।
जैसे कि आयनिक बॉन्ड उसके अंदर है, तो अगर किसी के अंदर आयनिक बॉन्ड होगा तो मैं उसको बोलता हूँ कि वो आयनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अच्छा, तो डाल दीजिए फटाफट AXBY रिवर्सिबल XA + Y YB - X। देखिए यार, इसको देख के कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। AXBY रिवर्सिबल मतलब ये रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में भी जा सकता है और प्रोडक्ट से भी रिएक्शन, मतलब इसको उधर भी डाल सकते हैं, इसको इधर भी डाल सकते हैं, उल्टा हो सकता है। बोलिए यार, समझ में आ रहा है चीज? अच्छा, तो AXBY रिवर्सिबल XA + Y YB - X अभी समझ में आएगा आपको। देखिए कैसे होगा, इसको कैसे यूज करना। जैसे मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ, अगर मैं इसको ब्रेकडाउन बोलूँ, है ना, या फिर मैं इसको अगर ब्रेकअप बोलता हूँ, अगर NaCl का ब्रेकअप या ब्रेकडाउन, या इसका एक और नाम होता है डिसोसिएशन, ब्रेकअप ब्रेकडाउन डिसोसिएशन। NaCl का अगर डिसोसिएशन अगर आप करोगे तो आपका दिमाग में होता है पहले से, फटाफट बताओ यार, NaCl का ब्रेकडाउन क्या हो जाता है? Na+ और Cl-। बहुत अच्छा, वेरी गुड, है ना। अगर मैं बात करूं MgCl2 का ब्रेकडाउन क्या होगा बताओ यार, फटाफट बताओ। तो फटाफट आप लोग बता दोगे, इसका होता है सर जी Mg2+ हो जाता है और 2Cl- होता है। अरे बहुत अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें तो AlCl3, बताओ इसका ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी। Al3+ और 3Cl-। अरे बहुत अच्छा, सच सच बताना यार, NaCl का ब्रेकडाउन सबको पता था, सही है। MgCl2 Mg2+ और 2Cl- सबको पता था। हाँ, अभी थोड़ा साउंड कम हो रहा है ना, बहुत लोगों को पता था, बहुत लोगों को नहीं पता था, इसमें गए तो और कम हो गया। तो अपने को कुछ भी चीज़ केमिस्ट्री में याद करने का जरूरत नहीं है, अपने को समझना पड़ेगा चीज़, है ना। कैसे होता है उसको समझेंगे तो अपना लिए सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है। थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो देखेंगे हम लोग, इतना सिंपल है, आपको जिंदगी में आज तक इतना सिंपल नहीं मिला होगा। देखिए, AXBY रिवर्सिबल AX + B, इसको कैसे यूज करना है। कोई भी मॉलिक्यूल अगर इस फॉर्मूला को वैलिड करके डिसोसिएट अगर होगा या ब्रेकडाउन अगर होगा तो मैं उसको बोलता हूँ कि वो क्या बन जाएगा, एक आयनिक सॉलिड बन जाएगा, आयनिक मॉलिक्यूल बन जाएगा। देखिए, जैसे NaCl है, NaCl का एक्चुअल ब्रेकडाउन कैसे हुआ, देखिए इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, AXBY, है ना। तो A कौन हो गया, Na, B कौन हो गया, Cl, X कौन हो गया, X का वैल्यू कितना आ गया, 1 हो गया, Y का वैल्यू कितना हो गया, 1, कुछ भी नहीं है ना नीचे, तो क्या एज्यूम कर लिए, 1 एज्यूम कर लिए। तो फटाफट देखिए, फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए, A इधर सामने X, फिर Y सामने B और X-, ऐसे होना चाहिए ना। A का जगह पे Na डाल दीजिए, फटाफट हो गया। प्लस में क्या डालना है, Y का वैल्यू कितना है, डालिए, हो गया। अब X का वैल्यू जो भी होगा वो सामने आना पड़ेगा, तो X का वैल्यू इसमें कितना है, 1 है, तो आ जाएगा 1। लिखो या नहीं लिखो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है यार, 1 ही तो है, छोड़ो, लिखने का जरूरत नहीं है। फिर B में अपन लोग क्या करेंगे, B के जगह पे कौन डाला, Cl, डाल दो फटाफट Cl। माइनस पे डाला X, तो X का वैल्यू 1 है, माइनस पे डालो तो डायरेक्ट माइनस लिखो ना, उसमें -1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है यार? अच्छा, तो क्या यहाँ पे Y के जगह पे 1 लिखना जरूरी है, नहीं है जरूरत, क्योंकि 1 है। समझ में आ गया चीज, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करके अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल को अगर ये फॉर्मूला वैलिड होकर डिसोसिएट अगर होता है तो मैं उसको कंसिडर कर सकता हूँ कि उसके अंदर आयनिक बॉन्ड है, और अगर उसके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा तो मैं उसको कंसिडर कर सकता हूँ वो एक आयनिक मॉलिक्यूल है। आया समझ में? सिंपल है। अच्छा, नेक्स्ट एक और करते हैं, देखिए MgCl2। अगर आप लोग MgCl को ब्रेकडाउन करोगे, एक तो आप फटाफट कर सकते हो, जिनको याद है फटाफट कर लेंगे, जिनको नहीं याद होता है वो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन, बहुत सिंपल है। देखिए फॉर्मूला के हिसाब से करते हैं AXBY, तो A के जगह पे कौन है, Mg, A के जगह पे कौन है, Mg, B के जगह पे कौन है, क्लोरीन, X के जगह पे कौन है, कुछ भी नहीं है दिया, कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना Mg के नीचे, मतलब X का वैल्यू कितना आया बोलो यार, अरे बोलो कितना हुआ, 1। Y के जगह पे कितना दिया हुआ है, 2, है ना, तो Y का वैल्यू कितना आ गया, 2। सिंपल मैथमेटिक्स, फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए, X सामने, फिर A, फिर Y, फिर आएगा Y, फिर B - X, बहुत सिंपल है ना। तो A के जगह पे कौन था, Mg, तो फटाफट डाल दो Mg। Mg में क्या होना चाहिए, X का वैल्यू सामने आना चाहिए। X का वैल्यू कितना है, 1 लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर 1 लिखो या नहीं लिखो तब भी समझ में आएगा कि वो Mg में एक ही है, ठीक है। प्लस Y का वैल्यू कितना है यार, 2, तो लिखना जरूरी है, ठीक है। फिर अपना फॉर्मूला वाला प्लस आ गया, फिर आपका फॉर्मूला वाला प्लस आ गया, फिर B को डालना है। B का वैल्यू कितना है, B कौन है, क्लोरीन है, तो B के सामने कौन आना चाहिए, Y का वैल्यू, Y का वैल्यू कितना है, 2 है, तो डाल दो। क्लोरीन के जगह पे माइनस पे आना चाहिए, -X का वैल्यू 1, तो डायरेक्ट माइनस लो। आए समझ में चीज, अरे बोलो यार। ऐसे करके हम लोग जितना भी मॉलिक्यूल होगा पूरा केमिस्ट्री में, उनको हम लोग डिसोसिएट कर सकते हैं। जितना भी आयनिक होगा
वो इस फॉर्मूला को वैलिड करेगा, अगर जो आयनिक नहीं होगा वो इस फॉर्मूला को वैलिड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है चीज? अच्छा, इस फॉर्मूला से आपको एक और फायदा ये है कि कभी आपको केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपको बैलेंस करने में मुश्किल होता है ना, बैलेंस करने में मुश्किल हो जाता है कि +2 डाले, +3 डाले, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, 50 डालो, 1000 डालो, क्या डालो पता नहीं चल रहा है। तो उसको मैनेज करने के लिए आपको केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए ये इक्वेशन बहुत फायदा देता है। कैसे देता है देखिए, MgCl2 में फटाफट देखिए, MgCl2 में कोई भी चार्ज कैरी नहीं कर रहा है, मतलब ये जीरो है, मतलब न्यूट्रल है। क्या है ये? न्यूट्रल है ना, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, तो फिर वो न्यूट्रल है। अच्छा, एक और चेक करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे Mg1 है, तो राइट में भी होना चाहिए ना Mg1, केमिकल में बैलेंस तो वही करते हैं। Mg1 आ गया, राइट में भी एक Mg1 आ गया, 2 क्लोरीन है, राइट में भी 2 क्लोरीन आ गया, है ना। इसमें चार्ज कितना था? 0 चार्ज था, इसके वजह से चार्ज कितना हुआ राइट साइड में? +2 आया, क्योंकि इसका चार्ज है ना +2। इसके वजह से चार्ज कितना आया? 1 क्लोरीन का -1, 2 क्लोरीन है तो कितना हो गया? -2, तो +2 -2 छम छम क्या मिला? 0। तो राइट में भी 0, लेफ्ट में भी 0, मतलब ये चार्ज भी बैलेंस करता है। क्या करता है ये? चार्ज बैलेंस करता है। मतलब ये इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिस इक्वेशन से एटम्स तो बैलेंस होता ही है, साथ साथ चार्जेस भी बैलेंस होता है। तो आपका कभी अगर केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होता है केमिकल्स इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हो आराम से। सही है, समझ में आ रहा है? मैंने आपको एक और चीज बोला था कि जितना भी केमिकल में, केमिस्ट्री में आयनिक बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल होगा, वो सारा आयनिक बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल इस फॉर्मूला से वैलिड होगा। जहां पे जाके ये फॉर्मूला वैलिड नहीं हो पाता है, उसको मैं कंसीडर कर दूंगा कि वो आयनिक बॉन्ड वाला तो मॉलिक्यूल है नहीं। तो हो सकता है ना वो कोवेलेंट हो, मेटेलिक हो, कोऑर्डिनेट हो, दूसरा कुछ हो सकता है, लेकिन ये तो पक्का हो जाएगा कि वो आयनिक वाला नहीं होगा, आयनिक नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए फटाफट, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं H2O, है ना। अगर मैं H2O को इस फॉर्मूला से वैलिड करने का कोशिश करूं, मतलब इस फॉर्मूला से मैं उसका अगर ब्रेकअप करवाने का कोशिश करूं, तो कैसे ब्रेकअप होगा? H के जगह पे A, H के जगह पे कौन बैठा? A बैठ गया, है ना। O मतलब B हो गया, X का वैल्यू, X के नीचे कितना दिया हुआ है? 2, मतलब X का वैल्यू 2 हो गया, Y का वैल्यू 1 हो गया। अगर इस फॉर्मूला से मैं ब्रेक डाउन करने का कोशिश करूं, तो फॉर्मूला मुझे कुछ ऐसा बताता है, फॉर्मूला मुझे कुछ ये बताता है। इसको अगर इसमें वैलिड करने का कोशिश करूं तो ये होना चाहिए ना यार, देखिए फटाफट, अरे बोलो, यही तो होता है ना यार। अच्छा, क्या H2O का एक्चुअल डिसोसिएशन ऐसे होता है? सबको पता होता है ना यार कि H2O में एक एसिड वाला पार्ट होता है और एक बेस वाला पार्ट होता है। तो एसिड वाला और बेस वाला पार्ट मिलके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जनरेट होता है, वो कौन होता है? H2O। यही तो होता है ना यार। तो मतलब ये पता है कि H2O में क्या होना पड़ेगा? एसिड पार्ट, जिसको बोलेंगे H+, बेस पार्ट मतलब OH-, मतलब H2O मॉलिक्यूल डिसोसिएट अगर होगा, अगर उसका ब्रेक डाउन करेंगे तो H+ और OH- पे होना चाहिए। H+ OH- न्यूट्रल मॉलिक्यूल H2O जनरेट, ऐसे होता है ना। लेकिन अगर इस फॉर्मूला को मैं इसमें अप्लाई करूं तो ये ऐसे निकलता है, जो गलत है। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये वाला फॉर्मूला H2O के केस में जाके वैलिड नहीं हो पा रहा है। तो अगर H2O के केस में जाके ये वैलिड अगर नहीं हो पा रहा है, तो ये तो पता चल गया कि ये आयनिक तो बिल्कुल नहीं है ना, ये आयनिक तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर ये आयनिक नहीं है तो कुछ दूसरा होगा ना, कोवेलेंट होगा, मेटेलिक हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये बिल्कुल आयनिक नहीं होने वाला। समझ में आ गया चीज? आयनिक वाला होने के लिए इसको वैलिड करवाना जरूरी है, इसको वैलिड करवाएंगे तभी जाके वो आयनिक होगा। अगर नहीं हो पाता है वैलिड तो ये आयनिक बिल्कुल नहीं होने वाला। सिंपल, ठीक है। लास्ट टॉपिक अभी बात कर लेते हैं कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में दूसरा वाला बंदा आता है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को समझने के लिए पहले तो फ्रेंडशिप होना पड़ेगा, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, है ना। अच्छा, तो कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे भी आपको केमिस्ट्री में कोवेलेंट वर्ड याद आएगा या कहीं पे भी आपको कोवेलेंट वर्ड मिलता है, तो आपका दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए? फ्रेंडशिप, है ना। क्या स्ट्राइक करना चाहिए यार, बोलो? फ्रेंडशिप। एग्जाम में मत लिखना ये सब, एग्जाम में लिखेगा तो 0 मिलेगा, समझने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड जहां मिलेगा क्या सोचना है? फ्रेंडशिप। अच्छा, आप सोचो, आप बताओ, अगर मेरे जैसा मुझे एक हम शक्ल मिल जाए, मतलब सेम क्वालिटी वाला मिल जाए, जैसे कि मुझे भी शाम को मोमो खाने का मन करता है ना, उसको भी शाम को मोमो खाने का मन कर रहा है, ठीक है। मुझे भी बाइक चला के मतलब राइडिंग करना पसंद है, उसको भी राइडिंग करना पसंद है ना। समझ में आ रहा है यार? मतलब मुझे जो जो चीज़ पसंद है, जैसा मेरा क्वालिटी है, जैसा मेरा करेक्टर है, उसका भी वैसा ही है। अगर ऐसा होता है तो उसके साथ मेरा इजीली फ्रेंडशिप हो सकता है ना यार। समझ में आ रहा है? मेरे जैसा हूबहू लड़का
शाम को उसको भी घूमना पसंद है, उसको भी केमिस्ट्री अच्छा लगता है, मुझे भी केमिस्ट्री अच्छा लगता है ना, उसको भी फुसका खाना पसंद है, मुझे भी फुसका खाना पसंद है, उसको भी घूमना पसंद है, मुझे भी पसंद है, उसको भी बारिश में भीगना पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो सारा क्वालिटी मैच कर रहा है, तो मेरे साथ उसका ईजिली फ्रेंडशिप हो सकता है यार। समझ में आ रहा है चीज़? ईजिली फ्रेंडशिप हो सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे भी हम लोग ये चीज़ रहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड में अपने को सोचना पड़ेगा किसको, फ्रेंडशिप को। तो फ्रेंडशिप हमेशा किसमें होगा कि अगर सेम क्वालिटी वाला प्रॉपर्टी होता है, सेम प्रॉपर्टी वाला बंदा होगा तो फटाफट फ्रेंडशिप हो जाएगा। तो सिमिलर वे कोवलेंट बॉन्ड का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो O2, दोनों ऑक्सीजन है ना यार, बुच्चे नहीं ना बुच्चे ना, दोनों ऑक्सीजन है, मतलब एक ऑक्सीजन एक दूसरा ऑक्सीजन मिल गया, दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे का मिरर इमेज है ना यार, सारा क्वालिटी मैच करने वाला है। तो मतलब ये डायरेक्टली किसके एग्जांपल में जाएगा, कोवलेंट में, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिकल एटम्स है। कैसा एटम्स है? आइडेंटिकल एटम्स। जैसे कि आपको और भी मिलेगा, F2 मिल गया, Cl2 मिल गया, Br2 मिल गया, I2 मिल गया, बहुत सारा है। समझ में आ रहा है? ये सब डायरेक्टली किसके अंदर चला जाएगा, कोवलेंट के अंदर, बिकॉज सब आइडेंटिकल्स है। 2 फ्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 Br, 2 आयोडीन, 2 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, 2 बहुत सारा हो सकता है, ओजोन 3 ऑक्सीजन वाला, सब चीज किसके अंदर जाएगा, कोवलेंट के अंदर। समझ में आ गया चीज? अच्छा, अब बताओ यार, फ्रेंडशिप में तो अपना एक और पंगा होता है ना ये चीज कि इक्वल शेयरिंग होना चाहिए। इक्वल शेयरिंग का मतलब, जैसे मान लो मेरे पास बाइक है, मेरा जो दोस्त है उसके पास बाइक नहीं है, तो उसको अब बाइक का ज़रूरत है, तो क्या आके बोलेगा वो, तुम्हारा बाइक दे दो मुझे, आज कुछ काम है, बोलेगा ना यार। तो मैं भी उसको क्या बोलूँगा, ठीक है तुम बाइक लेके जाओ, पेट्रोल डाल देना। समझ में आ रहा है चीज़? तुम बाइक लेके जाओ, पेट्रोल डाल देना, मतलब मैंने उसको बाइक दिया, इन रिटर्न वो मुझे क्या दे रहा है, पेट्रोल दे रहा है। तो शेयरिंग भी हो रहा है ना इसमें। तो सिमिलर वे इसको अगर केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में बोलूं तो केमिकल कोवलेंट बॉन्ड का क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन द टू एटम्स। इक्वल नंबर ऑफ, लिख लो फटाफट, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन द टू एटम्स। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन द टू एटम्स, दो एटम के बीच में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयरिंग होगा तो उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, कोवलेंट बॉन्ड्स बोलेंगे। मतलब यहाँ पे जितना भी बॉन्ड्स हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है। जैसे ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है ना, ये ऑक्सीजन इन रिटर्न 2 इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, तो यहाँ पे भी इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग, यहाँ पे भी देख करे तो यहाँ पे भी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा, तो ये भी चला जाएगा आपका कोवलेंट्स के अंदर। तो समझ में आ गया कोवलेंट्स के अंदर। अच्छा, तो फ्रेंडशिप के बारे में बहुत सारा डिस्कस कर लिया, लेकिन बहुत बार तुमने ऐसा भी देखा होगा ना, एक बहुत बुढ़ा आदमी है ना और एक छोटा बच्चा का भी होता है ना फ्रेंडशिप, बोलो यार, एक बहुत बुढ़ा आदमी एक छोटा बच्चा का भी होता है फ्रेंडशिप। तो यहाँ पे भी सोचने वाला चीज़ है कि बहुत बड़ा आदमी और बुढ़े का भी होता है फ्रेंडशिप, लेकिन वो भी फ्रेंडशिप। और मैंने बोला था कोवलेंट मतलब फ्रेंडशिप सोचना है, कोवलेंट मतलब फ्रेंडशिप सोचना है। तो इस केस में भी क्या होता है कि जो बड़ा बच्चा है, बड़ा आदमी जो है वो कौन बन गया, ऑक्सीजन, और छोटा आदमी कौन है, हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? तो क्या ये स्ट्रक्चर सिमिलर टू H2O है? अरे बोलो यार, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2O बना। तो इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का साइज काफ़ी बड़ा है और हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि 2 एटम के बीच में ज़्यादा साइज का डिफरेंस अगर होगा तो उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे किसके अंदर, कोवलेंट्स के अंदर। ठीक है, फिर तुमको और भी मिलेगा एग्जांपल्स ऑफ कोवलेंट्स, और भी होता है जैसे कि NH3। NH3 में क्या होगा, नाइट्रोजन का साइज काफ़ी बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है, तो उनके बीच में भी कैसा बॉन्डिंग होता है, कोवलेंट बॉन्ड्स होता है। क्लियर? अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। इसके बाद CH4 कार्बन का इतना सारा प्रॉपर्टी तुमको मिला था। और तुमको एक चीज़ तो दिमाग में रखना पड़ेगा ये चीज़, और पता भी है तुमको कि पूरा केमिस्ट्री में जितना भी आपको एलिमेंट मिलता है, सबसे ज़्यादा कोवलेंट एलिमेंट अगर कौन होता है तो वो कौन होता है, कार्बन होता है। सबसे ज़्यादा कोवलेंट वाला कौन बंदा होता है, कार्बन होता है ना। तो कार्बन रिलेटेड अपने को जो भी कुछ मिलेगा वो डायरेक्टली किसके अंदर डालेंगे हम लोग, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। जैसे कि कार्बन यहाँ पे है, कोवलेंट चला जाएगा, कार्बन इसमें भी है, कोवलेंट चला जाएगा। कार्बन जहाँ जहाँ मिलेगा वो कहाँ चला जाएगा, कोवलेंट्स के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो आपने सुना होगा एक और चीज, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। देयर आर 2 एलोट्रोप्स, देयर आर 2 कॉमनली यूज्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन आर ग्राफाइट एंड डायमंड्स, है ना। ग्राफाइट जो पेंसिल के अंदर होता है, और डायमंड्स तो आपको पता ही है क्या होता है, शाइनिंग मटेरियल होता है। तो डायमंड और ग्राफाइट, दिस आर द 2 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो वो भी किसके अंदर जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। समझ में आ रहा है चीज? एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज ऑल्सो कंसिडर इनटू द कोवलेंट बॉन्ड्स। क्लियर? समझ में आ रहा है? अपने को कोवलेंट क्लियर है, अपने को आयनिक क्लियर है, इसमें कोई पंगा नहीं है अपना, है ना। ठीक है ना। लास्ट एक टॉपिक छोटा सा है, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर आज के लिए खत्म, फिर नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे बाकी सब। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाता है मेटेलिक बॉन्ड्स। मेटेलिक बॉन्ड में कितना क्या होगा, पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट है
ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 18 तक जितना भी एलिमेंट होगा, अगर वो एलिमेंट सिंगल है, अकेला है, तो उनके अंदर बाय डिफॉल्ट कैसा टाइप का बॉन्ड होता है? मेटलिक बॉन्ड्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ ना सोडियम, सिंगल है, अकेला है, तो इसके अंदर कैसा टाइप का बॉन्डिंग नेचर है? मेटलिक बॉन्ड का नेचर है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ, मान लो यहाँ पे NaCl, तो ये तो आयनिक के अंदर चला गया ना यार, 2 आयन्स मिला, ब्रेक डाउन करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, ये किसके अंदर चला जाएगा? कोवलेंट के अंदर, क्योंकि 2 क्लोरीन है। लेकिन अगर सिर्फ सोडियम होता है, अगर क्या होता है? सिर्फ सोडियम अगर होगा, तो किसी और दूसरे एटम के साथ वो टच में नहीं है, तो ये डायरेक्टली किसके अंदर जाएगा? मेटलिक बॉन्ड के अंदर, क्योंकि उसके अंदर बाय डिफॉल्ट मेटलिक नेचर होगा, तो उसके अंदर मेटलिक बॉन्ड हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो समझ में आ गया, पीरियड टेबल में जितना भी एलिमेंट है, उन सब एलिमेंट को अकेला, सिंगल अगर मुझे मिलता है, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट कैसा टाइप का बॉन्डिंग नेचर होता है? मेटलिक बॉन्ड के अंदर। तो एग्जांपल के तौर पे मैं डाल सकता हूँ ना, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, अरे बोलो यार, एल्यूमिनियम, बहुत सारा है, बोरोन एक्सेट्रा, सब डाल दिया। सही है सब कुछ? बोलो यार, बिल्कुल सही नहीं है। ये सोडियम मेटल था, है ना, अकेला था, सिंगल था, मेटलिक बॉन्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नीशियम मेटल है, अकेला है, सिंगल है, मेटलिक बॉन्ड, प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी सेम कंसेप्ट। लेकिन नाइट्रोजन तो एक नॉन मेटल है ना यार, लेकिन ये नॉन मेटल है, लेकिन मेटलिक बॉन्ड के अंदर कैसे घुसा? समझ में आया? नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, लेकिन इसको मैंने एग्जाम्पल किसका डाल दिया? मेटलिक बॉन्ड का। तो यहाँ पे सोचने वाला चीज़ ये है, मैंने बार बार यही चीज़ बोल रहा था कि पूरे पीरियड टेबल में जितना भी एलिमेंट है, सबको मैं अकेला, सिंगल अगर होते तो मैं उनको बोल दूंगा मेटलिक बॉन्ड होता है उनके अंदर। लेकिन पूरे पीरियड टेबल में मेटल्स भी होता है, नॉन मेटल्स भी होता है, मेटलॉइड्स भी होता है, तो नॉन मेटल्स के अंदर मेटलिक बॉन्ड का नेचर कैसे होगा? क्वेश्चन समझ में आया? अगर ये आप लोगों का डाउट निकला तो बहुत अच्छा है, अगर जिनका नहीं निकला उनको और थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ने का जरूरत है, और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल को आपका इंक्रीज करना पड़ेगा। तो देखिए, नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन में, कैल्शियम में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, बोरोन, नाइट्रोजन वाला नॉन मेटल में चला गया। तो अगर ये नॉन मेटल के अंदर चला गया, लेकिन इसको मेटलिक बॉन्ड के कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, तो उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा एक चीज़। अच्छा, एक चीज़ बताओ यार, बहुत सारे लड़का होते हैं ना, बहुत सारे लड़के होते हैं, उनका देखना है कान में पियर्सिंग करते हैं ना, रिंग लगाते कान पे। कभी कोई लड़का देखना कि नेल पॉलिश भी लगाते, है ना, कोई लड़का देखना लिपस्टिक भी लगा देते, है ना, थोड़ा मेकअप वेकअप ज़्यादा करते हैं। समझ में आ रहा है? कपड़ा भी देखना, बहुत लोग क्या करते हैं, थोड़ा अलग टाइप का कपड़ा लगा देते हैं। समझ में आ रहा है चीज़? मतलब जो लड़का होते हैं उनका भी ये नेल पॉलिश लगाना, पियर्सिंग करना, लिपस्टिक लगाना, उनका थोड़ा बहुत होता है नेचर। तो मतलब जो लड़का है उनके अंदर भी लड़की वाला नेचर है ना यार, बुझे नहीं ना, बुझे ना। जो लड़के हैं उनके अंदर भी लड़की वाला नेचर है, लेकिन हम लोग उनको लड़के इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि उसके पास 50% से ज़्यादा क्वालिटी किसका होता है? 50% से ज़्यादा प्रॉपर्टी किसका होता है? लड़के का होता है। सो दे आर कंसिडर्ड इनटू बॉयज़। समझ में आ रहा है? लड़का इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि उसके अंदर 50% से ज़्यादा क्वालिटी लड़के का होता है। लेकिन ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसके अंदर 100% लड़के वाला क्वालिटी होगा। अगर ऐसा होता है तो ये हाइपोथेटिकल चीज़ हो जाएगा, है ना, सुपर लड़का हो जाएगा, जो नहीं हो सकता। समझ में आ रहा चीज़? 90%, 98%, 95% ऐसा होता है, लेकिन ऐसा भी है क्योंकि उनके अंदर लड़की वाला नेचर भी होता है। क्लियर? सिमिलर वे मेटल के अंदर भी क्या होता है? मेटल्स के अंदर भी नॉन मेटल वाला प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन उनको मेटल इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि उसके पास 50% से ज़्यादा क्वालिटी मेटेलिक प्रॉपर्टी होता है। 50% से ज़्यादा प्रॉपर्टीज मेटल्स का होगा, तो देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड इनटू मेटल्स। आया समझ में चीज़? क्लियर? अच्छा, तो नॉन मेटल के बारे में बात करें, बहुत सारी लड़की है जिनको लड़के वाला नेचर होता है ना, जैसे आपका ऑटो वाले से झगड़ा करना, मारपीट करना, जनरली लड़के वाले का होता है। लेकिन लड़की के, बहुत सारी लड़की के अंदर भी ऐसा प्रॉपर्टीज़ है, वो लोग ऐसे भी करते हैं ना। समझ में आ रहा है? मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे भी होता है। सो मतलब देखा जाए तो लड़की के अंदर भी लड़के वाला नेचर है, लेकिन उनको हम लोग लड़की क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास 50% से ज़्यादा प्रॉपर्टी क्वालिटीज़ किसका होता है? लड़की का। सो देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड इनटू गर्ल्स। समझ में आ रहा है चीज़? हाँ। तो नॉन मेटल्स के अंदर भी क्या होता है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी होता है। नॉन मेटल्स के अंदर भी क्या होता है? मेटेलिक प्रॉपर्टी होता है, मेटेलिक बॉन्ड का नेचर होता है। लेकिन वो नॉन मेटल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उसके पास 50% से ज़्यादा क्वालिटी नॉन मेटल का होता है। समझ में आ रहा है चीज़? सो देयरफॉर नॉन मेटल को भी हम लोग मेटेलिक बॉन्ड्स के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। नहीं तो मुझे क्या करना होता, अलग सा एक बॉन्ड बनाना पड़ता, अलग सा एक टाइप ऑफ बॉन्ड बनाना पड़ता, जिसमें लिखना पड़ता नॉन मेटल बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने क्या किया, मेटेलिक बॉन्ड के अंदर सब कुछ डाल दिया, क्योंकि सारा प्रॉपर्टी सारा का एलिमेंट्स के अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत होता है। तो देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड इनटू
मेटेलिक बॉन्ड्स। समझ में आ रहा है चीज़? अगर कोई मेटल है जिसके पास पूरा मेटेलिक बॉन्ड का प्रॉपर्टी अगर होता है तो वो सुपर मेटल हो जाएगा, और ऐसा कोई मेटल अभी तक जनरेट हुआ नहीं है, ऐसा कोई मेटल अभी तक एलिमेंट जनरेट नहीं हुआ जिसको हम लोग सुपर मेटल बोल सके। तो सिमिलर वे ऐसा कोई नॉन मेटल अगर होता है जिसके अंदर पूरा 100% नॉन मेटल वाला प्रॉपर्टी अगर होता है तो भी क्या बन जाएगी? सुपर नॉन मेटल। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार, समझ में आ रहा है? भावनाओं को समझो। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, तो मेटेलिक बॉन्ड का सीन अपने को क्लियर है, अपने को आयनिक बॉन्ड क्लियर है, अपने को कोवलेंट क्लियर है। नेक्स्ट डे हम लोग बाकी है जो नॉन वीक बॉन्ड्स के अंदर 2 है उनको डिस्कस करेंगे, और मेटल्स के अंदर एक और है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर एक और है, उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग इसके बारे में थोड़ा थ्योरी पढ़िए, घर पे बुक्स निकालिए, पढ़िए, फिर नेक्स्ट डे डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।